अच्छा नाज़रीन कराम, 11 जून की सुबह आपको खुशामदीद कहते हैं जी। जून का महीना भी अब निसफ के करीब तो हो गया। सियासत जिस तेज़ी के साथ, गर्मी के साथ आगे बढ़ रही वो सब देख रहे हैं। रुख किसी और तरफ है, रंग कोई और दिखाई देता है। मकासद वही हैं जो शुरू से हैं, और मसाइल भी लोगों के वही हैं और परेशानियाँ भी वही हैं। बजट आने शुरू हो गए हैं, आ गए हैं। वफाक का भी आ गया है, 2 सूबों के भी आ गए, तीसरे चौथे का भी आ जाएगा। और इसका क्या असर पड़ेगा मुल्क पर, यह भी सोचने की बात होगी, गौर करेंगे। लेकिन 11 जून को एक बात कहना चाहता हूँ कि 9 जून गुजर गया और मैं गुजरे दिनों को अमूमन याद कर लिया करता हूँ। 3 जून का मैंने जिक्र किया था कि उस दिन वो स्कीम पेश हुई थी जिसे पाकिस्तान स्कीम कहते हैं, और 9 जून को एक तरह से अप्रूव की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो से तकरीरें हुई थी, कायदे आज़म की वो मशहूर तकरीर जिसके आखिर में उन्होंने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, और लोगों को यकीन आ गया था कि जो उन्होंने तकरीर की है उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बन रहा है, और पाकिस्तान की तजवीज़ को अंग्रेज़ ने भी कबूल कर लिया है और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये वो दिन था, और अब हम भूलते जाते हैं। पहले एक ज़माने में इन दिनों के तज़किरे अखबारों में भी हुआ करते थे, इन पर गुफ्तगुएँ भी हुआ करती थी, बहसें भी हुआ करती थी। अब हमें और बहुत से मसाइल हैं, उनमें घुमे रहते हैं। अभी हम वक्फे के बाद हाज़िर होंगे, उसके पहले मैं आपका तारफ़ कराना चाहता हूँ। सेनेटर परवेज़ रशीद साहब जी, ये हमारे साथ आज मौजूद हैं और गुफ्तगू में हिस्सा लेंगे। शुरू में मैंने इनको ज़हमत दी है कि वो यहाँ तशरीफ़ रखें, ताकि ख़बरें जो हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हीं के फ़ौरन बाद ही हम शुरू कर देंगे, वक्त को ज़ाया किए बगैर। देते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, ख़बरें तो सबसे बड़ी एक ही खबर होती है जी, और वो खबर होती आजकल वही चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर गौर है। रियाज मलिक ने जो एक बात शुरू कर रखी है जिसका तज़किरा जगह जगह हो रहा है। कल वज़ीर आज़म लाहौर में थे, लाहौर में होंगे तो कोई बात तो करेंगे। मुलाकातें भी की उन्होंने, जर्नलिस्टों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और कौंसिल फॉर नेशनल अफेयर्स के साथ एक उनकी मुलाकात है जिसके हवाले से कुछ खबरें भी सामने आई, जिसमें 2-4 चीज़ें थीं वो बहुत नुमायाँ तौर पर उन्होंने कहीं। ज़ाहिर वो एक बड़ा मरंजा मरंज किस्म का एक एटीट्यूड इख्तियार किए हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको गोया पार्टी की तरफ सबको हदायत कर दी गई है, पीपल्स पार्टी को, कि वो अरसलान इफ्तिखार केस पर कोई कमेंट ना करें। आसिफ जरदारी साहब ने गोया खुद हदायत की है, बनफ्स नफीस हदायत की है, और कहा है कि देखो भाई इस मसले पर कोई गौर ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे, ज़बानें अपनी बंद रखे। वज़ीर आज़म ने भी ज़बान बंद रखी। उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि देखिए मैं तो 4 साल से भुगत रहा हूँ, यह 4 दिन की बात हुई है, अभी कोई लंबा अरसा भी नहीं हुआ। वो अगर बेटे का केस नहीं सुन सकते तो मेरे बेटे का केस सुन लें, मूसा रज़ा का केस सुन लें, और उसको अपना बेटा समझ लें, और अपना बेटा समझ कर उसका केस सुन लें। अशारतन उन्होंने अपनी सॉफ्ट ज़बान में शिकायत की, तो साथ ये भी कह दिया कि हम स्कोर बराबर नहीं कर रहे। एक तासुर ये पैदा हो रहा है कि वज़ीर आज़म सब कुछ करा रहे हैं, और वो अपने गोया बेटे पर जो इल्ज़ामत लगे थे उसके स्कोर बराबर कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि डांडे उन 2 लोगों के ख़ास तौर पर अहमद खलील के और जाहिद क्या नाम है उसका, जाहिद रफ़ीक के, वहीं से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिलते हैं, वहीं रहते हैं। इनका बहरिया टाउन से भी ताल्लुक़ बताया जाता है, और मुल्तान में जितनी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है इसका भी कहा जाता है कि उन्हीं ने कराया है। और मुजीब शामी साहब ने तो ये ऑन एयर भी कह दिया था, और लफ्ज़ों में आया भी था, साफ आया भी था। तासुर गालमन ये दिया जा रहा है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना जी कि मामला वहीं तक हो, कुछ मामला इसको दूर तक भी लेके जाते हैं, कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी लेके जाते हैं, कोई कहते हैं कारोबारी मामला भी है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि कोई कारोबारी आदमी इतना बड़ा ख़तरा सोच समझ कर ही मोल लेता है। एक मिसाल दी थी कि एक खबर छप गई थी एक ज़माने में, अब पुरानी बात हो गई है, खबर छप गई थी किसी के बारे में, वो उसको बिजनेस टाइकून कह लीजिएगा, कि उनके गेस्ट हाउसेज हैं फलां फलां जगह पे कराची में, और लांचें भी हैं, और वहाँ वो लोगों को बुलाते हैं, और याशी विजाशी का तो तस्करा हो जाता है। लेकिन असल बात यह आई कि वो उसकी फिल्में भी बनाते हैं। यानी कि अब जो कारोबारी आदमी के बारे में ये आएगा कि वो किसी को कोई रियायत देता है, उसको फ़ायदा पहुंचाता है, फिर उसकी फिल्में भी बनाता है, तो ज़ाहिर है कि वो तो मशकूक बन जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या सारे मामला बहुत ख़राब हो गए थे, कहीं से डिलीवर नहीं हो पाया था, बहुत फंस गए थे? सिर्फ वज़ीर आज़म की बात तो नहीं हो सकती। और अब कहा जाता है कि वो लंदन में बीमार हैं, वापस आ रहे हैं, और वापस आके मेरी इतला तो ये है कि वो दुबई में है। यहाँ लोगों को उन्होंने फ़ोन भी किया, जिस नंबर से फ़ोन आता है वो तो दुबई का नंबर है। यहाँ से बहुत से लोग हैं जो दुबई में उनको मिलकर भी आए हैं और खुश खुर्रम में
हार्ट ही कुछ सेहतमंद है, कोई ऐसी बात तो दिखाई नहीं देती। बहरहाल कहा जा रहा है कि उनके वकील ने कहा। अच्छा, वकील का इंतखाब भी बड़ा अहम होता है कि वकील के इंतखाब से पता चलता है कि आपका मूड क्या है। ज़ाहिद बुखारी वही है, रेमंड डेविस केस में भी थे, हुसैन हक्कानी केस में भी थे। शोर वोर बहुत अच्छा मंजाते हैं जी, वो केस को बिल्ड करते हैं, हंगामा करते हैं, वो सारी काम लीगल बातें छोड़िएगा, तो इससे भी मूड पर चलता है कि क्या। लेकिन दूसरी बात ये बताई जाती है कि उन्होंने शहर के बहुत से वकीलों से बात की, यानी कि कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में भी फ़ोन किए और उनको तारिक रहीम को भी किया। वो आसमा जहांगीर ने तो कह दिया कि मैंने मदद कर ली, कि बहुत से लोग तो मदद करने का नाम भी नहीं ले रहे जी। उनका बहुत सा तस्करा आया था तो उन्होंने फ़ोन किया। बहरहाल ये केस अभी आज उनकी फिर हेयरिंग है। अरसलान इफ्तिखार ने जो है वो तो अपना बयान दे दिया है और कहा है कि साहब मैंने तो अपने खर्च से मुल्क से बाहर गया हूँ, मेरे इतनी कंपनी है और उस कंपनी को मैंने पेमेंट सारी लोगों की है। जो लोग मेरे लिए फ़्लैट लेते थे या दूसरे काम वहाँ दौरे का इंतज़ाम करते थे, उन्हीं को मैंने पेमेंट की है अपने कज़न के ज़रिए। उन्होंने अगर किसी के क्रेडिट कार्ड से किए तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल ये तो अब केस है, सामने है और सामने आ जाएगा कि उसके क्या क्या असरात होते हैं, क्या क्या उसके मकासद हैं। ये भी शायद ज़्यादा छुपा ना रहे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बन गया। कल हाँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि साहब ये मियाँ साहबान तो हर बात पे आते हैं और आके अदालत में चले जाते हैं, मेमो गेट में भी चले गए, फलां में चले गए, फलां, इसमें क्यों नहीं फ़रीक बने, इस पर दरख्वास्त क्यों नहीं दे रहे फ़रीक बनने का। यार ये तो परवेज़ रशीद साहब बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों दरख्वास्त नहीं दी और क्यों नहीं बने, लेकिन ये तो बात की बात है। पहले ये ख़बरों का जो तज़किरा है वो सिर्फ इतना ही है जी। और कल बल्कि इमरान खान का बयान भी आया था कि हम अदलिया के साथ करें। शहबाज शरीफ साहब का आज बयान बहुत नुमाया आया और बड़े खुल के कहा है कि चीफ जस्टिस के साथ वो हमारी आखिरी उम्मीद है। और यही कहा जा रहा है गोया इस वक्त बहुत सी फोर्सेस हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इस पूरे वाक़े को लोग किस तरह देख रहे हैं और शायद उनकी सपोर्ट में कोई कमी नहीं आ रही। लोगों का ख्याल है कि अगर ये केस इस तरह चलता रहा और वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस इस तरह एक्ट करते रहे तो और दोनों पार्टियां, इमरान खान का भी कहा जाता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कहा जाता है, उनकी सपोर्ट भी उनको यानी कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें हासिल रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको अनपॉपुलर करना और इनके खिलाफ कोई केस बनाना। लेकिन फ़िलहाल मुझे कल तो नज़र आया कि वज़ीर-ए-आज़म रिलैक्स थे और ऐसे जैसे कि अब वो इंजॉय कर रहे हैं कि देखा हमने भी कुछ काम दिखा दिया है, अगर से कहते थे कि हम ये कुछ नहीं करते, ना भी हमारा काम है। और पूरी कहानी उन्होंने जो सुनाई वो लोगों के साथ, वो सिर्फ यही अपना केस था जो सियासी केस था कि हमने कैसे मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती की, मिसाक जमहूरियत के तहत वहाँ किया, फिर उन्होंने कैसे हमारी चुरी गोंपी, हमने उनको पंजाब की हुकूमत भी दी, हमने मरकज़ में शामिल किया, हमने वहाँ किया, एक पोलिटिकल सिनेरियो जो। लेकिन लोगों ने पूछ भी लिया कि भाई मसाइल भी अपने बता दें, ये तो आप सियासी कहानी है, लेकिन कौम जिस बात की मुंतज़र है, जो चाहती है, वो क्या किया आपने, कहाँ किया, कैसे किया। सिर्फ 18वीं तरमीम या 19वीं तरमीम या 20वीं तरमीम से लोगों के पेट नहीं भरा करते, उसके लिए आपको कुछ करना भी था, वो नहीं किया। लोड शेडिंग वगैरह की बात ऐसे गोल से कर जाते हैं जैसे कोई बड़ा मामला नहीं है जी। यही है जी खबरें बड़ी। बजट आ गया, पंजाब का बजट भी आ गया जी और बड़े वजाहत के साथ अब उस पर गुफ्तगू भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ रवाज हो गया कि बजट पर हम अमूमन बहस नहीं किया करते। लोग कहते हैं ये रूटीन में आते रहते हैं, वफाक का बजट भी आए, लेकिन ज़ाहिर है कि इन बजटों के आने से कुछ ट्रेंड तो मालूम होते हैं कि हुकूमतों का मजाज क्या है, ख़ास तौर पर तरक्याती मनसूबों के हवाले से क्या करना चाहती हैं। बस अगर पंजाब की हुकूमत लैपटॉप के लिए पैसा रखती है तो बस जनाब वो ठीक रखती है, गलत रखती है, बहस बात है। बहुत से लोगों को मवाद मिल जाता है कि लैपटॉप 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 करके वो इस पर गुफ्तगू शुरू कर दें, ये जाने बगैर कि लैपटॉप के लिए कितना है। अजी प्राइमरी एजुकेशन के लिए इतना रखा गया, लैपटॉप के इतना रखा गया, पुराने स्कूलों को ठीक करने के लिए 4 अरब का है, उसके लिए भी 4 अरब का है, वगैरह वगैरह। दाने स्कूलों को कर दिया। वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है बजट में भी वो चल देता है और उसी पर गुफ्तगू होती रहती है। बहरहाल यही आज की कुछ अहम खबरें हैं जी। कराची में रैली की है बड़ी, मुनव्वर हसन साहब ने क़यादत की है, उनकी तकरीर भी खासी ज़ोरदार है कि अमेरिका से ताल्लुकात की वजह से हमारे पाकिस्तान के हालात और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। हमें इस पर देखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। इंडिया के साथ भी मुज़ाकरा शुरू हो रहे हैं, सियाचिन वगैरह पाकिस्तान, लेकिन इंडियन वज़ीर दफ़ा ने गालिबन ये कहा है कि सियाचिन वगैरह के मामले में कोई बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को न रखें, यानी इन मुज़ाकरात पे, यानी कि रूटीन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, होते रहेंगे और उसके क्या नताइज निकलते हैं, क्या निकल सकते हैं, ये तो बात की बात है जी। आज मुस्लिम लीग ने ऐलान ये भी किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस वज़ीर और प्रेसिडेंट हाउस के सामने धरना देंगे। काफ़ी गर्मी सर्दी महफिल में तो रहेगी, बारिश ना हो जाए, वरना झरने का नज़ारा तो करना अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ तो होता रहना चाहिए। लेते हैं वक्फे के बाद हम हाज़िर होते हैं और परवेज़ रशीद साहब के साथ इन बहुत सारी खबरों के शेयर करते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा वक्त बचा सकें और इस पर गुफ्तगू कर सकें। वक्फा लेते हैं।